Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again I have come along with some of the important concepts of physics, but in this particular video I would like to start with one new chapter, that is units and measurement. In last two videos I had discussed about the physical world, and in physical world I had discussed about some of the important forces, some of the important laws of conservation, but those points had been discussed in brief. I could not go into the detail. What was the reason? Because all those points will be discussed later on in upcoming chapters. So you don't have to worry about anything else. Have you got my point? So with this, we can start this new chapter. So हमारे दिमाग में सबसे पहले कभी भी हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं या नया टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है ये समझ में आना चाहिए। मीनिंग समझ में आएगा तो ऑलमोस्ट उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले अगर यूनिट्स को छोड़ देते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट देखते हैं। मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट हम अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, डेली। जैसे मेजरमेंट का बात बोल रहे हैं, आप मार्केट जब जाते हो 10 रुपया लेके जा रहे हो या 100 रुपया लेके जा रहे हो, आपने 50 रुपया का सब्जी लिया तो 50 रुपया वो जो रिटर्न करता है दैट इज आल्सो मेजरमेंट। 50 रुपया लेने के बाद 50 रुपया आपको रिटर्न करता है, दैट इज ए काइंड ऑफ मेजरमेंट, है ना। इसके अलावा मान लिया जाए कि आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि बेटा राइस लेके आना। आप मार्केट चले आए और आपने दुकानदार को आपने बोला कि भैया राइस देना, तो वो क्या समझ पाएगा? वो पूछेगा कितना राइस चाहिए। तो आप ये नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा कम दे दो, थोड़ा ज़्यादा दे दो। इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जैसे ही इस तरीके का स्टेटमेंट दोगे उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप डिमांड क्या कर रहे हो। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको कुछ चाहिए होगा कोई क्वांटिटी तो आप कैसे बोलोगे? आप उसके पास जाओगे, भैया 5 केजी राइस दे दो। जैसे ही आप 5 केजी राइस मांगोगे वो क्या करेगा? राइस को वेइंग मशीन पे रखेगा, वेइंग मशीन पे रखेगा और वेइंग मशीन पे एक नंबर डिफ्लेक्ट होगा, एक नंबर अपीयर करेगा। वो नंबर जैसे 5 आएगा तो वो समझ जाएगा कि वो जो राइस था वो कितना केजी का है, 5 केजी का। तो वो आपको राइस उठा के दे देगा। जो वो वेइंग मशीन था वो क्या कर रहा था? वो वेइंग मशीन मेजर कर रहा था। क्या मेजर कर रहा था? 5 केजी राइस। तो वहां भी मेजरमेंट आ रहा है ना। अगर आपका हाइट मेजर करना है तो आप क्या करोगे? मीटर स्केल लोगे, मीटर स्केल से आपका हाइट मेजर कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी मेजरमेंट आ रहा है। मान लिया जाए यहाँ से आपका गुवाहाटी, सिलचर से गुवाहाटी कितना किलोमीटर है, इसको पता करना है तो यहाँ पर भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। मेजरमेंट करके हमें पता चलेगा कि यहाँ से गुवाहाटी का जो डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर ऑलमोस्ट। इसके अलावा मान लिया जाए आप यहां से गुवाहाटी जा रहे हो बस में और बस का फेयर आपसे पूछ रहा है कि बस का फेयर कितना है। तो बस का फेयर जब आप बता रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत कम फेयर है, थोड़ा फेयर है, थोड़ा ज्यादा फेयर है। इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलना पड़ेगा। जैसे वहां पर 5 केजी में 5 आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बोला, यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे 600 रुपीज है, 700 रुपीज है, 800 रुपीज है। जब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप जब बोल रहे हो मतलब आप क्वांटिफाई कर रहे हो, और क्वांटिफाई करने को ही हम मेजरमेंट कहते हैं, है ना। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्वांटिफाई करने को ही हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। सो ये हमें समझ में आया कि मेजरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट पे इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए अब इस चैप्टर में हमारा जो पहला टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, ये फिजिकल का मतलब होता है, ये फिजिकल फ्यूसिका से आया, और फ्यूसिका का मतलब क्या होता है? नेचुरल थिंग्स। फिजिका का मतलब नेचुरल थिंग्स। और ये क्वांटिटी जो है ये एक क्वांटस वर्ड से आया है, क्वांटस। और ये क्वांटस वर्ड एक लैटिन वर्ड है। इस क्वांटस का मीनिंग होता है हाउ मच या फिर हाउ मेनी। हाउ मेनी जब बोल रहे हो तो आप नंबर्स में डिफाइन कर रहे हो, और नंबर्स का मतलब है क्वांटिफिकेशन, और क्वांटिफिकेशन का ही मतलब है मेजरमेंट। क्वांटिफाई कर रहे हो मतलब मेजर कर रहे हो।
तो अब हम लोग सिंपल सा चीज बोलते हैं, इसको पूरे कंप्लीटली अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो फिजिकल का मतलब है नेचुरल थिंग्स, क्वांटिटी का मतलब है क्वांटिफिकेशन। मतलब एनी नेचुरल थिंग विच कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सो हमने इसका स्टेटमेंट लिखा, एनी नेचुरल थिंग which can be quantified or measured in terms of laws of physics is known as physical quantity। मतलब किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, क्वांटिफाई मतलब जिसको नंबर में डिफाइन कर सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, उस क्वांटिटी को आपने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी है। वेरी गुड। तो फिजिकल क्वांटिटी जब आप बोलते हो, जैसे आपने फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते समय आपने क्या बोला, 5 kg, है ना। ये 5 kg बोला ना, कि आपको अगर राइस लेना है तो आप बोलोगे 5 kg, 10 kg, 100 kg, या आप जब बोलोगे तो उसमें 5 kg, 10 kg और 100 kg जब आप बोल रहे हो, मतलब 5 मतलब न्यूमेरिकल, है ना, kg एक यूनिट है। अब ध्यान से सुनिए कि अगर आप मार्केट में जब जाते हो तो आप 5 kg राइस की जगह पर आपको राइस लेना है तो आप 5 kg राइस बोलोगे या 5 मीटर राइस बोलोगे? आप 5 kg बोलोगे तभी उसे समझ में आएगा। अगर 5 kg की जगह पर आप ये नहीं बोल सकते 5 मीटर राइस देना यार, इस तरीके से जब स्टेटमेंट दोगे तो ही विल गेट कंफ्यूज्ड एंड ही विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा कि जब आप 5 kg बोल रहे हो तो 5 kg जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की 5 kg से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब 5 क्या है यहाँ पे, 5 यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये kg क्या है, kg है यूनिट जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और दूसरी यूनिट होगी। यूनिट से पता चलता है आप क्या लोगे, अगर kg बोलते हो तो मास लोगे, अगर मीटर बोलते हो तो लेंथ लोगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू along with its unit। Any physical quantity consists of numerical value along with its unit। अब इस चीज को मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये जो 5 kg है, इस 5 kg को क्या हम यहां पर 5000 ग्राम लिख सकते हैं? अगर 5 kg को 5000 ग्राम लिख सकते हैं मतलब दोनों बराबर है। लेकिन यहां पर जो 5 है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हमने n1 मान लिया, यहाँ kg एक यूनिट है जिसको हमने u1 मान लिया, यहाँ 5000 जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हमने n2 मान लिया। ये ग्राम अलग यूनिट है तो हमने इसको u2 मान लिया। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर है, तो हमने क्या बोला, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के इक्वेशन में डिफाइन कर सकते हो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर 5 kg है और यहां पर 5000 ग्राम है। ये kg और ग्राम में आपसे पूछा जाए कौन सी यूनिट बड़ी है, तो आपको सिंपली बोलना पड़ेगा कि kg बड़ी यूनिट है और ग्राम छोटी यूनिट है, ये सब जानते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, kg एक बड़ी यूनिट है तो इस बड़ी यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी है, और ये ग्राम छोटी यूनिट है तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी है। तो इसका ये मतलब है जो छोटी यूनिट होती है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है, और जो बड़ी यूनिट होती है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर 1 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर लिख दिया गया है और सेंटीमीटर की जगह पर x लिखा हुआ है, मतलब कितना सेंटीमीटर, x की वैल्यू आपको बताना है। तो मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू 1 होगी
या x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या x की वैल्यू लेस देन 1 होगी? तो आप क्या बताओगे? अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा और यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये मीटर है, ये यूनिट बड़ी है, और ये सेंटीमीटर है, ये यूनिट छोटी है। तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये बड़ा होगा 1 के कंपैरेटिवली। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो इस फिजिकल क्वांटिटी से, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि उस किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी और किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। अब इस पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। तो यूनिट क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब पॉइंट है, यूनिट डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको पूछना चाह रहा हूं कि मैंने बोला 5 kg राइस, राइस को तो आपने क्वांटिफाई कर दिया, इसलिए राइस को आपने फिजिकल क्वांटिटी बोला। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी से कितना नफरत करते हो, तो क्या उस नफरत को आप क्वांटिफाई कर सकते हो? नफरत, एंगर को, गुस्से को, है ना, हेट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि 5 केजी गुस्सा है मेरे पास, ऐसा बोल सकते हो? या 5 मीटर गुस्सा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। यहां पर इमोशंस है और इमोशंस को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर इमोशंस को क्वांटिफाई नहीं कर सकते मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। एज एन एग्जांपल, अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूं कि हैप्पीनेस को क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हो? आप बोलोगे हैप्पीनेस मतलब 500 सेकेंड हैप्पीनेस है या 500 केजी हैप्पीनेस है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो अगर ऐसा नहीं बोल सकते हो मतलब जो हैप्पीनेस है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं, किसी से कोई इंसान बहुत प्यार करता है, तो वो बहुत प्यार करता है, क्या उसको क्वांटिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मतलब प्यार एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जिस चीज को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते वो कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, जैसा मैंने अभी बताया था कि यूनिट के बारे में पढ़ना है, तो यूनिट क्या है? तो यूनिट को हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लिया जाए कि आपको राइस खरीदना था, तो राइस खरीदते वक्त आपने क्या बोला? 5 केजी। 5 केजी, जो केजी आपने बोला वो इंपॉर्टेंट था। अगर आप केजी नहीं बोलते तो वो मास नहीं देता, राइस नहीं देता। मास मतलब वजन, वहां पर कितना मास है उसमें। अगर केजी की जगह पर आप मीटर बोल देते हैं कि मुझे 5 मीटर दो, तो वो नहीं देता। इसका मतलब केजी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। उस केजी के स्टैंडर्ड रेफरेंस से उसे पता चला कि आपको क्या चाहिए, मास चाहिए या लेंथ चाहिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? केजी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है किसको मेजर करने के लिए? मास को। मीटर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को। सेकेंड एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है किसको मेजर करने के लिए? टाइम को। इसका मतलब है यूनिट, ये केजी, मीटर एंड सेकेंड, ऑल दीज आर यूनिट्स, और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है। तो यूनिट को हमने क्या बोला? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। मतलब हम लोग बोल रहे हैं इट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, it is the standard reference with which any physical quantity can be measured. Quantity can be measured. क्लियर है? अब ये कौन सी, ये जो यूनिट है वो कौन कौन सी हो सकती है? तो जैसे हमने बोला मास के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? केजी। लेंथ के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? मीटर। टाइम के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? सेकेंड। करंट के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है एम्पियर। टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है केल्विन। इसके हेल्प से ये बहुत सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या कहलाते हैं? यूनिट। अब पॉइंट है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर।
अगर मान लो सारे इनफाइनाइट सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हमने यूनिट सेट किया होता तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हो जाते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स को याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि कुछ बेसिक यूनिट तैयार करते हैं और उस बेसिक यूनिट के हेल्प से बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगे जो बेसिक्स होंगे, जो फंडामेंटल होंगे, और कुछ बहुत और उसके बेस पे और बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, है ना। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बाकी सारे क्वांटिटी को हम समझ सकते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? यूनिट को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से यूनिट? एक यूनिट जिसको हम लोगों ने बोला फंडामेंटल यूनिट, और दूसरे को बोला हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट। वेरी गुड। अच्छा, यहां पर यूनिट बोला तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हैव यू गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? यूनिट के बारे में। यूनिट कौन सी? एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट सेट किया गया, साइंटिस्ट ने इसको सेट किया, और उसने कितने फंडामेंटल यूनिट सेट किए? 7। हाउ मेनी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैव बीन सेट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं उस फंडामेंटल यूनिट्स को, सारे को। यहां पर मैंने बोला ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। उसके बाद यहां पे यूनिट्स और ये सिंबल, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो पहला फिजिकल क्वांटिटी हमने बोला मास, जिसकी यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम, और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? केजी से। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, जिसकी यूनिट क्या है? मीटर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? स्मॉल एम से। तीसरा है टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? स्मॉल एस। जो चौथी है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे, उसकी यूनिट क्या थी? केल्विन, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? के से। पांचवा है करंट, करंट का जो यूनिट था वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो एम्पियर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? ए से। सिक्स्थ है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? मोल से, जिसको MOL लिखा गया, उसका सिंबल। 7 क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप ये पूछोगे ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी, है ना। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट तैयार किया गया जिसे कैंडेला बोला गया, जिसकी सिंबल है CD, स्मॉल CD। तो यहां पर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके बारे में, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इसका जो सिंबल है वो इधर रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये सारे जो थे ये फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। लेकिन आपको बोला गया तो फंडामेंटल क्वांटिटीज
और तो फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है या डिराइव्ड यूनिट क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करें? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। उसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट क्या है? वो क्वांटिटी, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लिया जाए मैं पूछूं आपसे स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है ध्यान से देखिए। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ है। तो लेंथ की जो यूनिट है वो कितनी है? मीटर। और जो टाइम है उसकी यूनिट कितनी है? सेकेंड। तो हमने क्या लिखा है? मीटर पर सेकेंड। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। सो ये स्पीड ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। वेरी गुड। अच्छा, स्पीड का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये जो यूनिट है ये डिराइव्ड यूनिट है। क्यों है? क्योंकि ये यूनिट मीटर पे भी डिपेंड कर रही है और सेकेंड पे डिपेंड कर रही है। मीटर और सेकेंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। तो कोई भी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करे उसे डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो हमने यहां पर देखा फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, है ना, तो क्या देखा गया कि कुछ कुछ चीजें हैं जो इन सारे फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं हो पा रही है। तो उसको उसके लिए अलग यूनिट तैयार की गई। वो कौन सी यूनिट है उसके बारे में देख लेते हैं। वो कौन सी यूनिट है उसके बारे में, उसे हम लोगों ने बोला सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट से या फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर पाए, उसे हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पहला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट है रेडियन, जिसको RAD से डिनोट किया गया है ना। दूसरी है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसको स्टेरेडियन से डिनोट किया गया, जिसको SR से रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर है? इसको शॉर्टकट में क्या लिखा गया, इसकी यूनिट जो लिखी गई वो क्या, SR लिखी गई, इसकी यूनिट क्या लिखी गई, रेडियन लिखी गई शॉर्ट फॉर्म में। अब पॉइंट था कि ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है? तो प्लेन एंगल का मतलब होता है कि जब कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उस पॉइंट पे ये दो लाइन एक एंगल बनाते हैं, और वो एंगल ही क्या कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। वेरी गुड। तो हम लोग प्लेन एंगल को कैसा डिफाइन करें? When two straight lines are intersecting at one point that forms an angle, that angle is known as plane angle. When two straight lines intersect each other at a particular point, that point forms an angle and that angle is known as plane angle. अब ये सोच के देखिए, ये प्लेन एंगल
ये प्लेन एंगल कहाँ पे है? ये जो मैंने बोर्ड है, ये बोर्ड जो लिया है, ये क्या है? एक प्लेन है, एक प्लेन है। प्लेन मतलब 2D, 2 डायमेंशनल। अगर प्लेन 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब प्लेन एंगल को हम लोग 2 डायमेंशनल एंगल भी बोल सकते हैं। प्लेन एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 डायमेंशनल एंगल। तो फिर से हम लोग इसको बोलते हैं प्लेन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द 2 डायमेंशनल एंगल which can be formed when 2 straight lines intersect each other. That's all. ये तो हमने इसको कैसे थ्योरेटिकली डिफाइन किया, लेकिन अब मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कैसे समझते हैं? मान लिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है यहां से यहां तक, और इस स्ट्रेट लाइन को कोई एक आंख आई ऑब्जर्व कर रही है। तो अगर इसको पूरे स्ट्रेट लाइन को अगर देखना होगा तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखेगा, और वो देखने के लिए वो यहां से यहां तक मूव करेगा, है ना? और ये एंगल ही क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल। लेकिन प्लेन एंगल को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया? क्या किया गया? इस पॉइंट को किसी भी सर्कल का इस पॉइंट को किसी भी सर्कल का सेंटर मान लिया गया, और सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया गया इसके चारों तरफ। क्या ड्रॉ किया गया? एक सर्कल ड्रॉ किया गया। और जब सर्कल ड्रॉ किया गया, उस सर्कल पे इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। जब इस सर्कल पे इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये जो आर्क बनी, ये जो आर्क बनी, इस आर्क के अकॉर्डिंग ही इस एंगल को डिफाइन किया गया। अब कैसे डिफाइन किया गया देखते हैं। प्लेन एंगल, इट मींस एनी एंगल इज सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ एनी सर्कल। ये जो आर्क है, ये किसी सर्कल का आर्क है ना? सो हम लोगों ने बोला एनी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ एनी सर्कल हुज रेडियस इज आर is known as plane angle. Once again I am repeating it. Any angle subtended by the arc length of any circle whose radius is r is known as plane angle. मतलब यहां पर जो रेडियस है वो r है, और ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है वो l है। क्लियर? तो यहां पर जो हमने प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया, इस प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बोला? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क लेंथ हुज रेडियस इज व्हाट? आर। सो आर्क लेंथ मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया है, आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस, है ना? थीटा और द प्लेन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। Have you got my point? ये मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। यहां पर हम लोग थ्योरेटिकली डिफाइन किया, यहां पर भी मैंने थ्योरेटिकली डिफाइन किया। थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन किया? एनी एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क लेंथ ऑफ एनी सर्कल हुज रेडियस इज आर इज नोन एज प्लेन एंगल। और यहां पर क्या बोला? प्लेन एंगल को थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन किया? थ्योरेटिकली मैंने यहां पर बोला when two straight lines intersect each other at any point, at that point there is a formation of the angle and that angle is known as plane angle. क्लियर? ये हमने देखा। और ये प्लेन एंगल कौन सा है? प्लेन एंगल हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? 2D में, इसलिए हमने इसको बोला 2 डायमेंशनल एंगल। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बुक में हमेशा मिसिंग होता है। मान लिया जाए ये हमारा आर्क लेंथ है और ये हमारा रेडियस है। ध्यान से देखिएगा, इस आर्क लेंथ पे जब भी हम सर्कल पे जब भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो जो रेडियस होगा वो आर्क लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है। मतलब आर्क लेंथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जब भी आप प्लेन एंगल डिफाइन करेंगे तो ये जो आर्क लेंथ होगा, ये आर्क लेंथ परपेंडिकुलर आर्क लेंथ होगा। मतलब प्लेन एंगल को हम अब कैसे एग्जैक्टली जो डिफाइन करेंगे, जो बुक में मिसिंग होता है,
plane angle can be defined as the perpendicular arc length divided by radius. Plane angle is defined as the ratio of perpendicular arc length to the radius. This is the plane angle. I think you would have understood it. Now we can go for the solid angle. प्लेन एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन है. अब सॉलिड एंगल पढ़ते हैं. तो अच्छा, प्लेन एंगल पढ़ा. प्लेन एंगल मतलब सिर्फ 2D के लिए, जब हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, सर्कल में जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा. लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपने कोन देखा होगा, कोन, है ना, कोन का शेप ऐसा होता है, कुछ ऐसा. हैव यू गॉट माय पॉइंट? कोन का शेप कुछ ऐसा होता है. अब इस कोन का मैं बोलूं कि यहां पे जो एंगल है, कोन का यहां पे जो एंगल है, वो कौन सा एंगल है? वो सॉलिड एंगल है. मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ले लो, 3D ऑब्जेक्ट में अगर एंगल आपको निकालना है तो वो जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा. हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब अगर मैं स्फीयर की बात करूं, कोई स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का एक सरफेस है ना, उसमें अगर मैं एंगल की बात करूं तो उसमें जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? वो एंगल सॉलिड एंगल होगा. हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अब हम लोग सॉलिड एंगल की जब बात करेंगे तो वो कौन सा डायमेंशनल एंगल होगा? 3 डायमेंशनल एंगल. सो सॉलिड एंगल को हम लोग यहां पे समझते हैं. कैसे समझा जाए? ध्यान से सुनिए कि यहां पर हमने प्लेन एंगल को समझने के लिए एक लाइन लिया था. यहां पे सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम एक एरिया लेते हैं. हमने एक एरिया ले लिया. अब इस एरिया को किसी पॉइंट से देखना है, ठीक है. तो अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे. इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बनेगा जिसे हम प्लेन एंगल बोलेंगे. और इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनेगा उसे भी प्लेन एंगल बोलेंगे. मतलब किसी दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे प्लेन एंगल बोल रहे हैं. लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा है ये, है ना, कुछ ऐसा है ये. और ऐसा जो है यहां पे जो एंगल है वो सॉलिड एंगल है. तो हम लोग क्या करेंगे? सॉलिड एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया? इस पॉइंट को एक स्फीयर का सेंटर मान लिया. इस पॉइंट को हमने एक स्फीयर का सेंटर मान लिया और स्फीयर हमने ड्रॉ कर दिया. ध्यान से देखिए, क्या है, इस पॉइंट को हमने स्फीयर का सेंटर माना और स्फीयर ड्रॉ कर दिया. अब स्फीयर ड्रॉ करने के बाद यहां जैसे मैंने यहां पर एक्सटेंड किया था, यहां पर भी हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे. वेरी गुड, हमने एक्सटेंड कर दिया. यहां पर भी एक्सटेंड करेंगे. यहां पर एक्सटेंड कर दिया. अभी मैंने इसको एक्सटेंडेड पार्ट को ऐसे कनेक्ट कर दिया. अभी ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ये स्फीयर पे है. एक्चुअली जो हमने लिया है ये एरिया, जो एरिया ऊपर में बनेगा वो स्फीयर पे बन रहा है. हैव यू गॉट माय पॉइंट? अभी ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है इस एरिया की वजह से ही यहां पे एंगल बन रहा है. अगर मैंने बोला कि ये जो एरिया है यहां पे, अगर ये एरिया का साइज बड़ा हो जाए, ऊपर में एरिया का साइज बड़ा हो जाएगा तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, है ना. यहां पे जो सॉलिड एंगल है वो बड़ा हो जाएगा. अगर एरिया का साइज ऊपर में छोटा हो गया तो सॉलिड एंगल भी छोटा हो जाएगा. मतलब अगर सॉलिड एंगल को डिफाइन करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया डिफाइन करना पड़ेगा. हैव यू गॉट माय पॉइंट? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया हमने कहां पे लिया है? स्फीयर पे लिया है. तो हमने क्या बोला?
सॉलिड एंगल कौन सा एंगल है? वो एंगल जो किसी 3 डायमेंशनल शेप में पाया जाता है ना, 3 डायमेंशनल शेप में। अब मैंने बोला ये सॉलिड एंगल इज द दिस एंगल और द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया। क्या बोल सकते हैं? द एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर whose radius is r is known as solid angle. The angle subtended by the surface area of any sphere whose radius is r is known as solid angle. Have you got my point? तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? सॉलिड एंगल को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है वो ओमेगा होता है ना। इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। तो सॉलिड एंगल को हमने डिफाइन किया सिंपली यहाँ पे, solid angle is defined as the surface area divided by radius square। मतलब यहां पर हमने प्लेन एंगल आर्क लेंथ के बेस पे डिफाइन किया और यहां पर सॉलिड एंगल एरिया के बेस पे डिफाइन किया। अगर एरिया बड़ा तो सॉलिड एंगल बड़ा होगा, लेकिन यहां पे जो एरिया होगा हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। जब भी आप एक लेते हैं और इसके चारों तरफ अगर स्फीयर है तो स्फीयर से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो सरफेस आपको मिलेगा ये सरफेस हमेशा 90 डिग्री होगा। मतलब जो सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसका मतलब है एरिया यहां पे जो लेंगे वो कौन सा एरिया होगा? परपेंडिकुलर एरिया होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर सरफेस एरिया टू द रेडियस स्क्वायर। Have you got my point? ये हमारा सॉलिड एंगल है। इसकी यूनिट कितनी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। Have you got my point? So with this, I think you would have already understood what is the meaning of plane angle and the solid angle. Plane angle आर्क लेंथ के सबटेंड करने से होता है और सॉलिड एंगल सरफेस एरिया के सबटेंड करने से होता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो सॉलिड एंगल ज्यादा है, आर्क लेंथ ज्यादा है तो प्लेन एंगल ज्यादा है। Have you got my point? So with this I would like to conclude my lecture. In next video we will meet with some other concepts.